बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन आईटी का टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर हम मज़ीद देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है इन रिसर्च फील्ड एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और किस तरह से इसको हम लीगली परसू कर सकते हैं और किस तरह से आपका स्पॉन्सर या आपकी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर नंबर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लेक्चर को डिस्कस करें, हम जरा प्रीवियस लेक्चर को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो बात की थी कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली हमें पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या थी, कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी किसी भी नॉलेज की और एक्सप्रेशन की क्रिएटेड बाय वंस इंटेलेक्चुअल, यानी कि किसी ने अपने आइडियोलॉजी को, अपने काम को क्रिएट किया और वो इस चीज़ के राइट्स रख रहा है, वो इस चीज़ को क्लेम करता है कि वो जस्ट उसने ही इन्वेंट किया है या ये आइडिया उसी का ही है, तो डेफिनेटली वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो उसी इन्वेंटर के पास ही होंगे। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि बेसिकली वट एवर यू डू, वट एवर न्यू प्रोडक्ट यू develop, whatever idea you develop, whether it is a literary kind of field or whether it is a some kind of new invention। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, या हमारे पास कोई ऐसा क्रिएटिविटी काम हो सकता है, तो डेट इज कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड देयर आर सम मैनी थिंग्स विच वुड बी कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और बहुत सारी चीजें हो सकती है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट हो सकती है। अब इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे जो मेन थिंग है विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ production of somebody intellect, somebody brain, if somebody has produced something by using their brain, it means that they have spent some energy, some effort, some time on that thing, so it should be considered as product of their intellectual, and it should not be given to other people for free and with and without the permission of the author or creator that work। अब इसमें हमारे पास देखेंगे डिफरेंट और बहुत सारी जो हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन आती हैं वो भी इसमें आती हैं कि जी अगर कानूनी तौर पे अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट टू दैट आर मोस्ट लाइकली बी relevant in the university environment and copyright इन्वायरमेंट आर कॉपीराइट एंड पेटेंट। तो अब आप देखें कि कॉपीराइट और जो पेटेंट है ये बेसिकली हम मोस्टली यूज करते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं और उसकी फंडिंग कोई हमें आउटसाइड द कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी फंडिंग कर रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो डेफिनेटली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं अब वो डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी तो ये क्लेम करेगी कि उसने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, उस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई आइडियोलॉजी है, किसी वो डिजीज की कोर को या उसके लिए कोई रेलेवेंट मेडिसिन के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई कानूनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि जी वो जो आइडियाज इन्वेंट किया जा रहा है उसको ऑन कौन करेगा। तो डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट पार्टीज आएंगे, यूनिवर्सिटी की अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे कि वो किस हद तक उस यूनिवर्सिटी के साथ अपने आइडियाज को, अपनी आइडियोलॉजी को शेयर करेगी, और बिल्कुल इसी तरह ही वो जो हमारे पास कंपनी है या वो जो हमारा स्पॉन्सर है जो हमें बेसिकली वो हमें फंडिंग कर रहा है उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर या उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो भी उसके अंदर अपने प्रॉपर राइट्स रख रहा होगा कि वो उसको किस तरह से देखेगा कि उसके पास कितने राइट्स हैं, कि वो प्रोडक्ट उसकी है, उस प्रोडक्ट को वो क्या कर सकता है, वो सेल कर सकता है, वो अपनी प्रोडक्ट के जो आइडियोलॉजी है वो मार्केट के अंदर शेयर कर सकता है, वो उससे नई चीज़ें इन्वेंट कर सकता है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक कानूनी तौर पर प्रोटेक्शन होती है कि यूनिवर्सिटी अपने राइट्स रख रही होती है, यूनिवर्सिटी कुछ हद तक वो चीज़ें क्या करती है, शेयर करती है अपने इन्वेंटर के साथ या अपने स्पॉन्सर के साथ, और इसी तरह से वो स्पॉन्सर के पास भी कुछ राइट्स होते हैं कि वो विदाउट क्या कहते हैं प्रायर परमिशन वो यूनिवर्सिटी के, यानी कि यूनिवर्सिटी की परमिशन
के बगैर वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। अगर वो किसी की जगह पे अपने आइडिया को शेयर करना चाहता है या अपनी बात को कहीं पे वो एक्सप्रेस करना चाहता है तो डेफिनेटली वो जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं यूनिवर्सिटी के पास, वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी से पहले परमिशन लेगा, फिर वो अपने उस आइडियोलॉजी को या अपने उस कॉन्सेप्ट को जो यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन किया गया, यूनिवर्सिटी में उसकी प्रोडक्शन की गई है, यूनिवर्सिटी में उसको ये क्या कहते हैं कि जी उसको हमने डेवलप किया है, तो डेफिनेटली फिर वो यूनिवर्सिटी के परमिशन से लोगों के या वो मीडिया के ऊपर या कहीं पे भी जहाँ पे भी वो उसको ऑन एयर करना चाहता है वो कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमारे पास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कुड बी एनी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सिंपल सॉफ्टवेयर, it called yani it could not be copy of some other software, it could be considered as intellectual property। तो अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है और वो किसी की कॉपी नहीं है, यानी कि किसी को हमने यानी कि ये कह लेंगे किसी का हमने नकल नहीं की है उस सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो डेफिनेटली वो उस यूनिवर्सिटी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ रहा होगा। अब इसमें हमने ट्रेडमार्क को भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ट्रेडमार्क्स हमारे पास बेसिकली क्या थे कि ट्रेडमार्क हमारे पास है, इन अ ट्रेडमार्क देयर आर सम, हमारे पास कुछ लोगोज हो सकते हैं, देयर आर सम काइंड ऑफ टैग लाइन्स हो सकती हैं किसी भी कंपनी की जो यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर रही है या यूनिकली उसकी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रही है, विच इज कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टैट्यूटरी हमारे पास प्रोटेक्शन है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट टू हमारे पास मोस्ट लाइकली भी रेलेवेंट, जैसे मैंने अभी बात की है कि मोस्ट लाइकली रेलेवेंट कौन कौन से हैं, या तो हम पेटेंट्स की बात करते हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे पास पेटेंट्स हैं, हमने इसको इन्वेंट किया है, हम इसकी आइडियोलॉजी हमारे पास है, या हमने कोई सॉफ्टवेयर लिखा है, या हमने कोई बुक लिखी है, या हमने कोई कंपोजिशन की है, तो हम उसके कॉपीराइट एक्ट्स हमारे पास होंगे इसके। इसी तरह हमारे पास अगर बात करते हैं कि जी अब ऑनर कौन हो सकता है, तो इससे पहले हम कॉपीराइट को भी मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट हम किसे बोल रहे थे, तो कॉपीराइट इज योर ओन प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ सम बुक, सम मैनुअल ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स टेक स्टेप। इसी तरह हमारे पास कुछ डायग्राम्स हो सकती हैं, कोई बिजनेस एनालिसिस हो सकते हैं, एंड ऑल द क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड, so will they all should be considered as intellectual property। You can simply get copyright of all these things। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों के कॉपीराइट ले सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कॉपीराइट ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपकी परमिशन के बगैर आपके उस काम को यूज नहीं कर सकता। तो गेटिंग कॉपीराइट मीन्स इफ somebody want to reuse them, or if they want to use it in it their work, they will have to seek permission from you। तो डेफिनेटली अगर वो कहीं पे यूज करना चाहता है तो वो डेफिनेटली आपसे परमिशन लेगा, फिर आप उसको अगर अलाउ करते हैं तो वो आपके काम को, आपके आइडिया को कहीं पे यूज कर सकता है। अब हमारे पास पेटेंट्स की भी बात कर लेते हैं कि पेटेंट्स हमारे पास क्या क्या थे। तो इसी तरह ही पेटेंट्स हमारे पास है, पेटेंट इज बेसिकली फॉर आपके पास क्या क्या थी, इन्वेंशन थी एंड फॉर क्रिएटिविटी वर्क था। सो if some kind of new thing you have created, if you have done some new kind of new discovery and you have physically create some new invention, then you can acquire a patent। patent get वेरी यानी कि आपके पास ये कह लेंगे पेटेंट्स आपके पास एक कानूनी तौर पे एक आपके पास प्रोटेक्शन आ गई है कि आपने जो चीज़ें बनाई हैं, जो क्रिएट की हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो टेंजिबल हैं या इनटेंजिबल हैं, डेफिनेटली वो आपकी मलकियत में होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि कब तक आपको इसके पेटेंट्स ले सकते हैं, आप इसके पेटेंट्स को कब दोबारा से कैसे आप इसको रजिस्टर करवा के रिन्यू करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो बेसिक जो पर्पस था मेरा कि वो कॉपीराइट को मैं अगेन जरा डिस्कस कर दूं, फिर इसी के साथ ट्रेडमार्क को डिस्कस कर दिया और पेटेंट्स को। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप है कि हु ऑन्स इट, बेसिकली इसको ऑन कौन करेगा। तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो डिपेंड्स आता है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, नेचर ऑफ फंडिंग एंड पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि जी पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स आते हैं, वो हमने परफॉर्म करने हैं,
तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात कहूँ कि व्हेन प्रोजेक्ट इज स्टार्ट इन अ यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट, तो प्रोजेक्ट मीन्स दैट यू मेक न्यू थिंग्स और न्यू प्रोडक्ट, देयर इज अ फंडिंग और स्पॉन्सर्ड बॉडी गिविंग फंडिंग। तो अगर ये डेफिनेटली अगर उसको कोई भी आपके पास स्पॉन्सर बॉडी आती है, वो आपको फंडिंग कर रही है, वो उस चीज़ की क्रिएटिविटी में अपना रोल प्ले कर रही है, तो डेफिनेटली वो ये राइट रखती है कि जी वो भी उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट बन सकती है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं दी ग्रांट की, तो ग्रांट का बेसिकली क्या होगा हमारे पास, इंस्टीट्यूशन शुड ऑन, इंस्टीट्यूट उसको ऑन करेगा। इसी तरह ही हमारे पास कोलैबोरेशन आती है, ईच शुड ऑन आईपी इट क्रिएट्स। तो डेफिनेटली अगर कोलैबोरेशन में आ रहा है तो वो चाहे यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है या किसी भी फंडिंग एजेंसी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, तो वो भी उसके वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उसके ऊपर वो पूरी के पूरे राइट्स रख रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन की, तो कोलैबोरेशन में हमारे पास देखें कि टू यूनिवर्सिटीज वर्क टुगेदर। फॉर एग्जांपल ये 50% जो काम है वो एक यूनिवर्सिटी करती है और 50% काम जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी करती है, तो डेफिनेटली दोनों के पास ये राइट्स होंगे कोलैबोरेशन के कि वो 50% अपने काम के आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रख रहा होगा, और जो 50% काम हमने दूसरी यूनिवर्सिटी से करवाया है वो उसके अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रख रहा होगा। इसी तरह ही हमारे पास देखें कि सर्विस जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वो स्पॉन्सर शुड ऑन। तो सारी बात है कि जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं स्पॉन्सर शुड ऑन, यानी कि उसके साथ बेसिकली रिगार्डलेस ऑफ द इन्वेंशन पॉलिसी इन द, अगर आप बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लॉज, इट इज बेटर टू हैव ऑनरशिप। हमारे पास जो आती होती है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ रही होती है कि जी वो जो इंस्टीट्यूट है वो उसको फर्स्टली ऑन करे, यानी कि इंस्टीट्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस दिस थिंग इज वेरी important, you make something and copyright document to sign it। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे यानी कि उस यूनिवर्सिटी और उस सर्विस कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान में एग्रीमेंट होता है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेके चलेगा, किस तरह से वो चीज़ों को ये प्रोवाइड करेगा, वो कैसे फंडिंग कर रहा होगा अगर वहाँ पे कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखें, इफ़ यू आर गिविंग अप ownership of intellectual property in agreement, make sure you own it in the first place। तो आपको फर्स्टली उसको ऑन भी करना पड़ेगा कि जी अगर कोई भी आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई फोर्स की मैन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको कोई फिजिकल या टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट की ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली वो जो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर है वो उन चीज़ों को या वो स्पॉन्सर जो है उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करेगा। इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं जी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आई एम पेइंग फॉर इट सो आई शुड ऑन इट। अब इसका मतलब क्या है कि जी अगर हम बात करें कि इन अ कोलैबोरेटिव जो हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्पॉन्सर इज नेवर प्लेइंग द फुल कॉस्ट ऑफ द रिसर्च। तो डेफिनेटली वो जो स्पॉन्सर है वो फुल कॉस्ट रिसर्च की पे नहीं करता। ओवरहेड अलोन डू नॉट काउंट for the researches that the institute is bearing to project, including intellectual property expertise and often आपके पास मैचिंग फंडिंग। तो इन अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट द पार्टीज आर वर्किंग टुगेदर एंड थस शुड बोथ बेनिफिट फ्रॉम द रिजल्ट। जारी बात है कि अगर हम ये बात करते हैं कोलैबोरेटिव काम है, तो कोलैबोरेटिव का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पूरी उसकी फंडिंग नहीं करेगी, तो यूनिवर्सिटी को या उस आपके पास रिसर्च कंपनी को उसके साथ प्रॉपरली मे बी वो 50-50 भी आपके पास कोलैबोरेशन हो सकती है कि 50% जितनी भी कोलैबोरेशन है चाहे वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में आ रही है, तो 50% आपकी वो जो दोनों रिसर्च कोलैबोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो उन फंडिंग को बेयर कर रही होंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी के ऑनर की, ऑनर ओनरशिप ऑफ द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, तो ओनरशिप हमारे पास बेसिकली क्या आती है कोलैबोरेशन की कि कंपनी शैल ऑन all foreground intellectual property conceived entirely by company personals। अब हमारे पास कंपनी आईपी की अगर बात करते हैं, यूनिवर्सिटी शेल ओन ऑल फॉर ग्राउंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसीव्ड इंटायर बाय द यूनिवर्सिटी पर्सनल्स, यानी कि यूनिवर्सिटी हम बात करते हैं जैसे हमने कंपनी की हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की, ऐसे हमने यूनिवर्सिटी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की। इसी तरह द पार्टीज शेल ज्वाइंटली ओन द
foreground intellectual property conceived of by at least one individual employed by company and at least one individual within the university joint IP, यानी कि आपके पास जॉइंट है, एक आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे। अगर इसको मैं बताऊं कि जी हमारे पास फोरग्राउंड बेसिकली क्या हो सकता है, तो फोरग्राउंड का हमारे पास मतलब ये होता है कि वंस यू हैव स्टार्ट द प्रोजेक्ट whatever is done is called हमारे पास फोरग्राउंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। अब आप देखिए कि जी अगर पार्टीज हैं जो आपके पास क्या कहती हैं, पार्टीज शेल jointly own any foreground intellectual property conceived of by at least one individual employed by company and at least one individual within the university. The main point are in collaborative environment who is going to be द हमारे पास ऑनर के, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि ऑनर कौन होगा उसका, कि ऑनर हमारे पास कौन बन रहा है। तो ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी properly I told you that if there is a company and the university, then whether the company has done, they have the ownership of that property and that has the uni is done and get the ownership that जो properly आपके पास आता है। but if there are some kind of property on which both आपके पास रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर आ रही है ऑफ द कंपनी एंड यूनी हैव जॉइंटली वर्क दैट विल बी कंसिडर्ड एज जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर वो कंपनी भी इसको कर रही है तो वो आपके पास यूनिवर्सिटी के भी राइट्स हैं, तो डेफिनेटली वो आपके पास जो जॉइंट हमारे पास क्या आती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, विल बी गिवन टू द बोथ पार्टीज। अगर तो यूनिवर्सिटी कर रही है तो वो आपके पास यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, अगर आपके पास वो कोई कंपनी के हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी की वो मलकियत होंगी। तो अगर वो कंपनी और यूनिवर्सिटी दोनों मिलके इकट्ठे किसी कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी भी उसको ऑन करेगी और वो कंपनी भी इसको ऑन करेगी, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। अब आप देखें कि इसमें हमारे पास बेसिकली देखें ईच पार्टी एग्रीज टू डिस्क्लोजर आपके पास promptly to the other parties any and all हमारे पास foreground intellectual property created by or on behalf of the party under the project to the other parties regardless of whether or not capable of protection by patent, copyright, industrial design and जो जितने भी हमारे पास पेटेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये कि कंपनी कब ऑन करेगी, जब डेफिनेटली जो कंपनी की फोरग्राउंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसीव इंटायर बाय कंपनी पर्सनल, जब कंपनी पर्सनल्स करेंगे तो वो कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जब यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स उसके मिल रहे होंगे। और अगर हम बात करें कि कंपनी और यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर इकट्ठे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये इनके पास एक जॉइंटली बेसिकली आपके पास जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास एक राइट्स आ जाएंगे जो दोनों पार्टीज के पास होंगे। इसी तरह ही हम जरा बात करते हैं ग्रांट ऑफ राइट्स की। अब जब ग्रांट ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो जी सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट राइट्स ऑफ यूज दैट आर गिवन टू स्पॉन्सर और इंस्टीट्यूशन, अगेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। अब आप देखिए कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, कि प्रोजेक्ट बेसिकली किससे रेलेवेंट है। मे बी प्रोजेक्ट आपके पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या प्राइवेट रिसर्च कंपनीज को दिए जाते हैं कि आप इसके ऊपर हमें रिसर्च करके दें, इसके ऊपर हमें प्रोडक्ट्स को डिजाइन करके दें। तो इसी तरह ही अगर उसकी हमें नेचर का पता चल जाता है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो भी पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे उस पर बेस कर रहे होते हैं। तो ग्रांट ऑफ राइट्स में फिर वो जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन उस सिस्टम का पार्ट होंगी वो सारे के सारे अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रख रहे होंगे। अब इस पे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जी कि आपके पास वो किस पे डिपेंडेंट होंगे, तो कहते हैं लाइसेंस इज द राइट ऑफ पार्टी टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो सारी बात है कि जी अगर आपके पास उसको पास उसको यूज करने का लाइसेंस है, राइट्स हैं आपके पास, तो आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। कैन बी लिमिटेड बाय फील्ड, ड्यूरेशन, जियोग्राफिकल एरिया और हमारे पास एक्सक्लूसिविटी जो हमारे पास आती है वो हम इसको यूज करें। अगर तो हम ये बात करते हैं कि जी लाइसेंस इज द राइट टू द
party to use the IP can be limited by field, duration or geographical areas. तो license is another thing because कि अगर हम बात करें कि जी when you are selling the copyright to somebody else, then you define clearly what you give them. For example, if you sell license, you are the permission to make copies and permission of the selling on the other countries, permission to use different companies and clearly define how company peoples are use the product. अब आपने क्या करना है, जो अगर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, एंड एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट मीन्स दैट द ओनली पर्सन दैट can use the intellectual property in the license even to exclusion of the owner. तो अगर वो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो अगर उसने ओनर से परमिशन नहीं भी ली तो डेफिनेटली वो उसको यूज कर सकता है। डिफरेंट और पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, लाइक वो रिसर्च में यूज कर सकता है, वो किसी जगह पे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज कर सकता है। ये सारे के सारे राइट्स हमारे पास किसमें आते हैं, कि ग्रांट ऑफ राइट्स में आ रहे होते हैं। इसी तरह ग्रांट ऑफ राइट्स में अगर हम बात करें तो ग्रांट ऑफ राइट्स शुड बी गिवन एज अ टाइम लिमिट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिट ऑप्शन भी होती है कि कितने टाइम के लिए हमारे पास उसके ग्रांट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइसेंस की बात करते हैं कि जब आप किसी कंपनी को प्रोडक्ट सेल करने का कहते हैं या उसके पास वो कॉपीराइट्स होते हैं, तो बेसिकली उसको क्या करना होता है, परमिशन लेना होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है, तो वो अगर हम सेल करना चाह रहे हैं यूएसए के अंदर, तो डेफिनेटली हमें वो उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो परमिशन टू यूज डिफरेंट कंट्रीज, कितने लोग आपके जो हैं वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ये भी उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है। और उस कंपनी के पास कितने राइट्स हैं कि वो इसको कितनी और जगह पे इसको यूज कर सकती है। लेकिन टाइम इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कितने टाइम के लिए आप उसको राइट्स दे रहे हो, कि जी वो कितने टाइम तक इन चीजों को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखें, ट्राई टू अवॉइड सेटिंग रॉयल्टी रेट्स इन द रिसर्च एग्रीमेंट। तो बेसिकली जो हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं ग्रांट के, उसके अंदर रॉयल्टी का जो एक आप ये कह लें कि जी रिसर्च एग्रीमेंट है, उसमें अवॉइड करना चाहिए। मे बी अगर आपके पास वो प्रोडक्ट जो है आपने दोबारा से उसको किसी के साथ कमिटमेंट करनी है, तो डेफिनेटली आप फिर एक नए तरीके से नए पैरामीटर्स पे नए रेट्स के ऊपर आप उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर तो आपने पहले से ही सेटिंग कर रखी है कि रिसर्च एग्रीमेंट ये होगा, 1 साल के बाद हम इतने चार्जेस लेंगे, 1 साल के बाद ये चार्जेस इतने % इंक्रीज हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको उस एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मे बी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है कि उस टाइम के ऊपर आपको जो फंडिंग थी वो कम फंडिंग में वो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, मे बी अब वो जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया, तो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। और लेकिन जो एग्रीमेंट के अंदर आपने चीजों को लिख रखा है या जो एग्रीमेंट आपने किया हुआ है उसके अंदर वो चीजें आपकी उस कॉस्ट को बेयर नहीं कर पा रही हैं, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए रॉयल्टी रेट्स को इन द रिसर्च एग्रीमेंट। वंस द स्पॉन्सर टर्न डाउन ऑप्शन, यू शुड हैव फ्रीडम टू डील विद आईपी एज यू सी फिट। तो जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस तरह से अपने एग्रीमेंट को लिख सकते हैं, आप एग्रीमेंट को कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये बात की जाए, इफ स्पॉन्सर नॉट बाय इट्स योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू एनीबॉडी टू सेल, तो डेफिनेटली आप उसको किसी के साथ भी किसी को भी सेल कर सकते हैं। अगर वो जो स्पॉन्सर है वो टर्न डाउन ऑप्शन, यू शुड हैव फ्रीडम टू डील विद आईपी एज यू सी फिट, तो जहां पे भी आपको लगता है कन्वीनियंट है आप इसको जाके किसी के साथ शेयर कर सकते हो या किसी को जाके आप बेच सकते हो अपने उस आइडिया को, आइडियोलॉजी को। अगर हम रिटेन राइट्स की बात करते हैं, तो रिटेन जो हमारे पास राइट्स होते हैं उसमें बेसिकली इफ यू डू नॉट ओन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और हमारे पास जो ग्रांटिंग एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द आईपी टू someone, then you need to retain the right to use the IP for your researcher। तो आप इसको अपने रिसर्चर्स के लिए अपनी प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। दिस वुड इंक्लूड द राइट टू यूज द आईपी फॉर रिसर्च, टीचिंग, पब्लिकेशन एंड अदर पर्पजेस, आप उसको जाके वहां पे यूज कर सकते हो। इफ यू डोंट ओन द आईपी, अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ओन नहीं कर रहे और द ग्रांटिंग एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द आईपी टू समवन, देन यू
नीड टू रिटेन द राइट टू यूज द आईपी फॉर योर रिसर्च। तो आप उसको अपनी किसी रिसर्च के अंदर, टीचिंग के अंदर, पब्लिकेशंस के अंदर देखें, हम बहुत सारे रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, तो उसकी बहुत सारी हमारे पास क्या होती है, कॉपीज होती हैं। तो हम उन कॉपीज को, अपनी रिसर्च को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इवन इसको हम रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ हाउ गिविंग अप ऑनरशिप ऑफ आईपी अफेक्ट्स द रेट रेस्ट ऑफ द एग्रीमेंट। जो हमारे पास पर्टिकुलरली द पब्लिकेशंस क्लॉज जो आती हैं, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हमारे पास आ रही होती हैं। तो इसके इनके जरिए से हम जो अपने राइट्स हैं उनको रिटेन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे व्हेन यू राइट द एग्रीमेंट एंड लाइसेंस ऑल क्लॉजेज आर रिटन, तो हमें ये सारी की सारी क्लॉजेज को एग्रीमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। पब्लिकेशन कैसे करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी हम कैसे रखेंगे, हम जो अपनी आइडियोलॉजी है उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को इसका पता ना चले। तो ये सारी चीजें हम अपनी अपनी बेसिकली जो हमारे पास रिटेन राइट्स होते हैं उसके अंदर हम मेक श्योर कर रहे होते हैं। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो राइट्स टू असाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स में हमारे पास बेसिकली जो पॉइंट्स आते हैं वो ये है कि जी यूनिवर्सिटी में असाइन ऑल राइट्स। अब यूनिवर्सिटी के पास सारे राइट्स होते हैं साइन करने के, टाइटल के, इन इंटरेस्ट के, विच द यूनिवर्सिटी में इन फर्दर हैव इन यूनिवर्सिटी आईपी एंड ज्वाइंट आईपी टू द यूनिवर्सिटी inventors according to university's invention policy and do the term and the condition of this। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेमनिटी की और लाइबिलिटी की। तो बेसिकली इंडेमनिटी क्या होता है कि इम्पोर्टेंट नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज ऑफ द आईपी बाय द स्पॉन्सर। अब इंडेमनिटी बेसिकली खसारा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है तो उसको इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी या उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी की रिस्पेक्ट के ऊपर, यूनिवर्सिटी को की डिग्निटी के ऊपर या उसकी ऑनर के ऊपर कोई भी हर्ज ना है, यानी कि यूनिवर्सिटी को उससे कोई भी नुकसान ना हो। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक लीगल प्रोटेक्शन है कि अगर यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई भी बात हो रही है, या यूनिवर्सिटी के डाटा को या यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज़ किया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी इसको गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर परसू कर सकती है और इसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पे आप देखें, द कंपनी शैल indemnify and save harmless the university against all claims resulting from the use of by the company or its affiliation। जो भी affiliations आते हैं या affiliates आते हैं, its customers or the license of any deliverable or intellectual property developed by the university or the university under this एग्रीमेंट। तो अगर इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट उनको कोई भी नुकसान होता है, तो अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है और उसके बावजूद भी उनको कोई नुकसान हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका जो खसारा वो यूनिवर्सिटी के पे नहीं करेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ये कह लें कि मैंने जैसे भी बताया कि आपके पास कानूनी तौर पे आपकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है कि जी अगर कोई भी कंपनी आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है तो अगर उससे कोई नुकसान होता है तो आपको उसको लीगली परसू कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो बेसिकली है जी के लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। अब लिमिटेशन और लाइबिलिटी बेसिकली क्या हो सकती है हमारे पास कि अगर हम बात करते हैं जी के लाइबिलिटी की, तो लिमिटेशन में हमारे पास ऑलमोस्ट ये होता है कि जी आपको पता है कि 80% दुनिया के अंदर जो 80% प्रोडक्शन हो रही है या प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है वो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा होता है। या गवर्नमेंट या दूसरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और यूनिवर्सिटी के वो जो प्रोफेसर होते हैं या उनकी रिसर्च टीम होती है उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही होती है। तो अगर हम ये बात करें कि जी तो जो उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो डेफिनेटली एक्सक्लूसिवली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उस यूनिवर्सिटी के पास होते हैं जिन्होंने उसको डेवलप किया होता है। चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, चाहे वो कोई और आपके पास रिसर्च से रिलेटेड कोई आपके पास एक्टिविटी हो सकती है, तो उसके जितने भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उस यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, द इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी liable for any direct, indirect, consequential or other damages suffered by the sponsor or any third party
resulting from the use of data or intellectual property developed under this agreement. प्रोटोकॉल आ सकते हैं और क्लिनिकल ट्रायल एक्सेप्ट टू the extent such damages arise from the negligence or willful misconduct of the institution. तो इसी तरह ही फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जी कोई भी डैमेजेस आ रहे हैं, कोई भी क्लेम्स आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो अब जो इंस्टीट्यूशन है वो तो उसको शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस, जो भी उसके कंसिक्वेंशनल और अदर डैमेजेस आ रहे हैं उसको वो सफ़र करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि जी अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एग्रीमेंट कर रखे हैं तो वो उन चीज़ों को बेयर करेगा जो उसके डैमेजेस आ रहे हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली अभी हमने बात की इंडेमनिटी अपने पास कोई ना कोई प्रोटेक्शन रूल्स रख रही होती है जिसकी वजह से उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटीज़ में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो है वो इन्वेंट किया है, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, डिफरेंट कंपनीज को, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को वो लाइसेंस देती है कि उसको रिप्रोड्यूस किया जाए। अगर इसमें कोई भी नुकसान होता है तो डेफिनेटली वो उस इंस्टीट्यूशन को उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसको कोई डैमेज होगा। बेसिकली वो उस स्पॉन्सर को या उस आपके पास कह लें कि जी कॉन्ट्रैक्टर को उसका नुकसान होगा कि अगर उसको उसकी वजह से कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो द एंटायर रिस्क as to use the data and intellectual property and the design development manufacture offering for sale और other आपके पास disposition आती हैं and the performance of all products incorporating same including but not limited to the study drugs is assumed by the sponsor। तो इसी तरह ये सारे के सारे हम ये कहते हैं कि ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें चाहे वो सेल के लिए है, चाहे वो उसको किसी जगह पे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, डेवलप कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, तो वो सारे की सारी चीज़ों का खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें लिमिटेशन जो है वो लायबिलिटी की क्या होती है कि यूनिवर्सिटी को इसका ऐसा इतना नुकसान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अगर हमने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसके जॉइंट कोलैबोरेशन रखी हुई है। तो वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में इसकी रिसर्च होती है, इसके बारे में इन्वेंशंस होती हैं, और जो बाकी जो सीक्वेंस होता है कि उसको उससे डिज़ाइन से उन चीज़ों को प्रोडक्ट बनाना है, उन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना है, उनको मैन्युफैक्चर करना है या उनको सेल करना है, ये ऑल जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो डेफिनेटली रिस्पॉन्स जो आपका स्पॉन्सर होता है उसके एंड पे आ रही होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी की हमारे पास प्रोटेक्शन कितने साल तक हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो वो उसकी लाइफ प्लस 50 ईयर्स तक वो उसकी मलकियत रह सकते हैं, यानी कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रख सकता है। ऐसे तो 20 ईयर्स भी हैं, 50 हैं, 15 हैं और 10 ईयर्स हैं। जैसे जैसे आप पे करते रहते हो, लाइक जैसे अगर द पेमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी जो आपके पास फी है, अगर आप उसको पे करते रहते हैं तो डेफिनेटली वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास ही रहते हैं। अगर आप कहीं पे उसको पे नहीं करते तो डेफिनेटली जो आपका लाइसेंस होता है एक्सपायर हो गया, तो उसकी एक्सपायरी के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल आपकी उस इनोवेशन को या उस आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकता है। इसी तरह ऑनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो ओनरशिप में अगर हम बात करें तो ओनरशिप में हमारे पास रहता है हु इज़ द ओनर। तो डेफिनेटली जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डिज़ाइन किया तो वो ही उसको बेसिकली ओनरशिप का एलिजिबल होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ डिज़ाइन की गई है, यूनिवर्सिटी में उस चीज़ को डेवलप किया गया है, तो डेफिनेटली फिर वो जो यूनिवर्सिटी है वो उसके ऑनर कहलाएगी। उसकी वो अगर वो जॉइंटली किसी कोलैबोरेशन में आ रहा है तो उसके अंदर जो राइट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वो डेफिनेटली डिवाइड हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रख रही होती है, इसी तरह जो स्पॉन्सर है जो उसके ऊपर फंडिंग कर रहा है उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं कि वो भी उसका स्टेक होल्डर होता है उस प्रोडक्ट का या उस प्रोजेक्ट का जिसको यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलप किया जा रहा होता है। तो इसमें अगर आप बात करें कि जी हम हमारे पास प्रॉपर प्लान स्टिफ रूल्स होते हैं, इसी तरह ही डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे पास एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें की जा रही होती हैं, इनको डेवलप किया जा रहा होता है, इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है, रिसर्च किया जा रहा होता है। इवन अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की, तो इसका रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉय है वो इंक्लूड डिफरेंट कॉपी राइट्स, तो वो उसके भी कॉपी राइट्स होते हैं।
कि जी एम्प्लॉयर के कितने हैं और वो जो एम्प्लॉय है उसके पास कितने कॉपी राइट्स हैं, कि अगर किसने उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, उसके अंदर हमने कोई स्मॉल पीस ऑफ कोड किसी दूसरी कंपनी से डिज़ाइन करवाया, तो डेफिनेटली वो जो पीस ऑफ कोड है उसके जो आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो रूल्स होंगे या जो प्रोटेक्शन होगी वो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगे। तो इसी तरह वो पूरे के पूरे अपने राइट्स रखेगा, उसके ऊपर कॉपीराइटेड होगा कि वो जो पीस ऑफ कोड है जो उसके अंदर यूज किया जा रहा है वो उसकी कॉपीराइट्स हैं और वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ये भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। किसी भी अगर हम गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवाना चाह रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को या डिफरेंट रिसर्च एजेंसीज को फंडिंग कर रही होती है, तो वो जो फंडिंग कर रही होती है तो डेफिनेटली वो भी उस प्रोजेक्ट का या उस आपकी जो डेवलपमेंट है उसका स्टेक होल्डर होता है, तो उसके पास भी उतने ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जितने किसी यूनिवर्सिटी के पास होते हैं, जितने किसी डेवलपर के पास या डेवलपमेंट टीम के पास होते हैं। ऐसे ज्वाइंट ऑनरशिप की बात होती है तो ऐसे ही ज्वाइंटली टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक ही टास्क को परफॉर्म कर रही हैं, तो वो जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो हमारे पास क्या हो रहे होते हैं कि वो शेयरेबल होते हैं। जैसे कमीशन वर्क होता है, तो कमीशन बेसिकली कुछ टास्क जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, कुछ और है वो अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर रही है, तो इस तरह से उनके भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपस में शेयर हो रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स की। तो एक्सक्लूसिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आपके पास होल राइट्स है, कि आपके पास जो एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है कि जी आपके पास जितनी भी चीजें आ रही हैं वो आप उसको किस तरह से किस फॉर्मेट के अंदर देख रहे हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक्सक्लूसिव राइट्स की बात करते हैं तो जो आपके पास कंट्रोल होता है हर चीज़ का वो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है जो उसका मेन स्टेक होल्डर होता है। अब हम बात करते हैं कि मेन स्टेक होल्डर जो है वो आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के पास एक एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं कि वो किस तरह से उन चीज़ों को देख रही है, वो परमिशन दे रही है, वो लाइसेंस दे रही है, वो आगे ऑर्गेनाइजेशंस को जो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं क्या उनको अलाउ कर रही है कि वो दुनिया में किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो वहाँ पे उसको जाके किसी और कंपनी के साथ उन्हीं डाटा को वो शेयर कर सकते हैं या नहीं। अगर वो कर सकते हैं तो किस हद तक ये कितने वो यानी कि लोगों के साथ इस डाटा को ये कितनी कंपनीज के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स में आते हैं। टू कंट्रोल द होल और जो सबस्टेशनल पार्ट ऑफ द वर्क। फिर हमारे पास कहता है जी रिप्रोडक्शन इन एनी मटेरियल फॉर्म आती है, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक है, पब्लिक परफॉर्मेंस शोइंग और प्लेइंग। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेल और अदर ट्रांसफर की बात आती है, और कमर्शियल रेंटल टू द हमारे पास पब्लिक है। तो ये सारे के सारे एक्सक्लूसिव राइट्स उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको फिर दोबारा से बता दूं कि रिसर्च के अंदर सबसे जो बड़ा मेन स्टेक होल्डर होता है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के पास सबसे ज़्यादा राइट्स होते हैं जो वो यूज़ करती है एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। इसी तरह हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट्स जो राइट्स है। अब उस एक्सटेंशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जी सर जो हमारे पास उस राइट्स में हमारे पास देखें कि परमिशन जो है फॉर एग्जांपल कि फेयर डीलिंग एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि जी जो हमारे पास डीलिंग है वो बड़ी फेयर होनी चाहिए, जो एग्रीमेंट्स हमने कर रखे हैं वो हमारे पास बिल्कुल उसी तरह ही एग्जीक्यूट होने चाहिए जिस तरह से हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जी एक्सेप्शन ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट, तो इसका मतलब ये है कि परमिशन इज नॉट मस्ट। आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप उस डेटा को कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने लाइसेंस लिया हुआ है, आपके पास फुल राइट्स है उस डाटा को आप चाहे डेवलपमेंट में यूज करें, चाहे रिसर्च में यूज करें, या चाहे किसी टीचिंग पर्पस के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कंपनी स्टाफ है उसके अंदर कोई भी चीज जो है वो कंपनी की जो है वो लीक आउट हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है जी कि उसके जितने भी हमारे पास जो राइट्स हैं वो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होंगे। तो अगर तो वो कहता है कि जी लाइसेंस है और इसके बावजूद वो उस डाटा को मिस यूज कर रहा है तो फिर उसके ऊपर तो कोई कानूनी एक्शन हो सकता है। अगर वो लाइसेंस्ड है और उसको वो थ्रू प्रॉपर चैनल और एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग ही
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो डेफिनेटली फिर वो उसके ऊपर पूरे राइट्स रखता है कि वो डाटा को कहाँ पे किस जगह पे शेयर कर सकता है। जैसे जियोग्राफिक की बात करते हैं, नॉन मटेरियल वर्क की बात करते हैं। नॉन मटेरियल वर्क बेसिकली हमारे पास यहाँ पे देखें क्या होता है कि नॉन मटेरियल वर्क में हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन आती हैं, वो हमारे पास जो प्रोड्यूस की जाती हैं कि किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी रिसर्च शेयर करने के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन टू, हम क्या करते हैं कि जी उसको हम किसी के साथ शेयर भी कर रहे होते हैं, किसी को हम वो वो चीज़ बेच भी सकते हैं, या वो किसी के साथ हम जॉइंटली जो भी हम प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके साथ वो आइडियोलॉजी को भी डिस्कस किया जा सकता है। तो कंपलसरी क्या है इसमें कि आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप लाइसेंस्ड हैं तो फिर आप उस डाटा को जिस तरह से मर्जी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन होगी एक्सक्लूसिव राइट्स की। ये लाइसेंस है, इसके बावजूद आपको ओनर से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो डाटा आप यूज कर रहे हैं या जिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हैं वो आप थ्रू लाइसेंस यूज कर रहे हैं, तो आप उसको किसी भी पर्पज के लिए किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है जी इन्फोर्सिंग आईपी राइट्स, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं। तो इन्फोर्सिंग में हमारे पास जो सिविल एक्शन आते हैं, सिविल एक्शन अगर हम ये बात करें, इफ समबॉडी वायलेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो है वो उसको वो वायलेट करता है, तो जो ओनर है वो सू कर सकता है कि, और वो कोर्ट में जा सकता है और वो डिमांड कर सकता है कुछ, यानी कि आप ये कह लें कि जी वो पैसों की डिमांड कर सकता है कि इन्होंने हमारी इस चीज को मिस यूज किया है और इन्होंने हमसे लाइसेंस नहीं लिया और इसको इन्होंने जाके इलीगली अनऑथोराइजली यूज करने की कोशिश की है। ऐसे क्रिमिनल हमारे पास जो होती है प्रोसिक्यूशन आती है, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बेसिकली होती क्या है, इफ कोर्ट इन sue एंड नॉट पेमेंट, जो हमारे पास आती है वो जो ओनर है वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है जी कि जो क्रिमिनल ऑफिसेंस आती है और क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन आती है वो सारी की सारी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तो वो बेसिकली फिर क्या होता है कि जितने भी आपके डैमेजेस होते हैं या जितनी भी आपके पास वहाँ पे कोई आपको उससे आपकी डिग्निटी या रिस्पेक्ट को कोई भी फर्क पड़ रहा होता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और यह कोर्ट जो होती है ये बेसिकली फिर इस चीज़ को क्या करती है, अकॉर्डिंग टू लॉ देख रही होती है। और वो जो बंदा जो आपकी प्रोडक्ट्स को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को विदाउट एनी लाइसेंस और परमिशन यूज करता है, फिर उसको वो पेनल्टी जो आपने क्लेम की होती है वो ऑर्डर कर रही होती है कि जी इनको ये प्रोवाइड किया जाए, इतने जो सॉर्ट ऑफ अमाउंट है वो उनको पे की जाए। अगर वो प्रूव हो जाता है कि वो विदाउट लाइसेंस है, तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास जो आता है वो आता है लिटिगेशन का जो प्रोसेस आता है। लिटिगेशन बेसिकली क्या होती है, एनी पर्सन विदाउट द परमिशन यूज टू गिव कॉस्ट बेयर ऑफ हमारे पास प्रोसिक्यूशन। दिस असिस्टेंस फ्रॉम द इन्फोर्समेंट डिवीजन, ये इन्फोर्समेंट डिवीजन भी बेसिकली इसमें अहम रोल प्ले कर रही थी। लाइक एनी पर्सन टू यूज विदाउट द परमिशन इन्फोर्समेंट डिवीजन टू हिज ओन एक्शन योर थिंग इज यूज्ड कंपनी अनलॉफुल। तो डेफिनेटली वो जो अनलॉफुली होता है तो उसमें आपके पास जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आता है, पुलिस आता है या और बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आती हैं, वो आपकी हेल्प कर देती हैं। बीइंग इन बीइंग अ विजिलेंट एंड सेल्फ हेल्प, तो बीइंग अ विजिलेंट का मतलब बेसिकली क्या है कि टू सी द प्रोडक्ट्स विदाउट परमिशन नॉट यूज और प्रोड्यूस, ना तो वो यूज की जा सकती है ना ही वो प्रोड्यूस की जा सकती है। लाइसेंस कंपनी टू यूज और नॉन लाइसेंस जो है इज नॉट यूज टू सी ऑन देम, तो यहाँ पे उनको कोई भी अलाउ नहीं होता। डेफिनेटली अगर हम लाइसेंस हैं तो हम उसको बिल्कुल फ्रीली और बिल्कुल वो फ्रीडम के साथ उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन लाइसेंस्ड हैं तो ना ही हम उसको यूज कर सकते हैं ना ही हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास सिविल एक्शन हैं। सिविल एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, स्टार्टिंग का सिविल एक्शन लाइक, सिविल एक्शन में हमारे पास क्या होता है जी कि हम कोई कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो उसको हम उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कि हमने कोई एग्रीमेंट किया हुए हैं, हमने कॉपीराइट्स लिए हुए हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स है, हमारे पास ट्रेडमार्क्स है, तो हम जाके किसी भी कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास उसकी लाइबिलिटी फॉर कॉस्ट मीन के अगर कोई हर्जाने का दावा करना चाहते हैं तो वो भी हम कोर्ट के अंदर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये तब कर सकते हैं जब हमने कोई एग्रीमेंट कर रखा है। अगर हमारे पास कोई एग्रीमेंट है तो उसके अगेंस्ट जाके हम कोर्ट में ये चीज कहेंगे कि अगर हमने इनके साथ एग्रीमेंट भी नहीं किया फिर भी ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, हमारे इस डाटा को ये
मिस यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह की और बहुत सारे जितने भी डैमेजेस आ रहे होते हैं वो हमारे सिविल एक्शन के अंदर अकोमोडेट हो रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर हमारे पास बेसिकली जो चीज़ आती है वो मेकिंग अ कंप्लेंट्स, पुलिस और इन्फोर्समेंट डिवीजन इसमें हेल्प कर रहा होता है। कॉस्ट जो अब बर्नी बाय द गवर्नमेंट आ रही होती है। नॉन जो हमारे पास आती है नो नो मोनेटरी जो हमारे पास कंपनसेशन आ रही होती है। इसी तरह ही हमारे पास जो रेमेडी आ रही होती है इन टर्म ऑफ फाइन्स, और हमारे पास इन जो प्रिजनमेंट और फॉर द ऑफेंडर ऑफेंडर जो हमारे पास आ रही होती है वो सारी इसमें क्लेम की जा रही होती है। तो क्रिमिनल में हमारे पास देखेंगे जी, हमारे पास जितने भी है हम इसको जाके लीगली और हम इसको लॉफुली इन चीज़ों को देख सकते हैं एज अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर। अब हमारे पास आता है कि आईपी इनफ्रिंग जो मेंट्स आती हैं, जो इनफ्रिंजमेंट्स आती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं। प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में हमारे पास ये होता है कि आपकी परमिशन के बगैर कोई भी बंदा उसको प्रोड्यूस कर रहा है या आपकी उस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, मेकिंग प्रोडक्ट्स, वो इन चीज़ों को बना रहा है, हु डज, और हमारे पास जो काजेज आ रहे हैं। तो इसी तरह ही अगर हम सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट की बात करते हैं तो वो बेसिकली क्या है, एक तो वो आपसे परमिशन के बगैर उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा ये उसने आगे से डिस्ट्रीब्यूटर रखे हुए हैं, वो चीज़ें सेल आउट की जा रही हैं, यानी कि वो दुनिया में कहीं और जगह पे भी इसको सप्लाई कर रहा है। तो ये सेकेंडरी हमारे पास जो आती है वो इन्फ्रिंजमेंट में आ रही है। तो इन्फ्रिंजमेंट आपको पता होता है बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो आपके पास खिलाफ वर्जी हो रही होती है, किसी चीज़ को दायरा अखलाकिया से बाहर जाके यूज़ किया जा रहा होता है, तो ये कानूनी तौर पे भी इलीगल होता है, तो इसको भी हम परसू कर सकते हैं। तो सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट में देखें कि सेल्स किया जा रहा है लेट फॉर हेयर और बाय वे ऑफ ट्रेड एक्सपोजेस और ऑफ जो ऑफर है फॉर सेल और हायर एनी इनफ्रिंगिंग, जो भी हमारे पास इनफ्रिंजिंग जितनी भी कॉपीज होती हैं उनको बेचा जा रहा है कि दुनिया में वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं या वो इंपोर्ट की जा रही हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। यहाँ पाकिस्तान में वो चीज़ें बन रही थी तो वो अमेरिका एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जा रही हैं, वहाँ पे लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं, वहाँ पे भेजी जा रही हैं, तो विदाउट एनी प्रायर परमिशन। तो ये हमारे इसी तरह ये भी लॉ के अंदर आ रहा होता है कि इसको भी रोका जा सकता है कि ये क्या क्या चीज़ें किस तरह से ये गैर कानूनी तौर पर यूज़ की जा रही हैं। ऐसे ही कमर्शलाइजेशन का भी जितने भी राइट्स होते हैं वो एक्सक्लूसिव राइट्स के तौर पे आ रहे होते हैं, तो और जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इसके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वही उसको साइन कर सकता है, वही उसका लाइसेंस दे सकता है, वही इसको एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव डिफरेंट जो उनके राइट्स हैं उनको यूज करते हुए वो उन चीज़ों को ऑन एयर कर सकता है। लेकिन वो सारे राइट्स किसके पास होते हैं, डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं तो 80% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को वो प्रोजेक्ट्स दे रही होती है, वो जो राइट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के पास होते हैं या उन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के पास होते हैं, तो वो भी वो वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है या वो ही सिर्फ ये काम कर सकती है कि उन चीज़ों को कमर्शलाइज कर सकती है। तो ये कमर्शलाइजेशन का जो राइट्स हैं ये डेफिनेटली एक्सक्लूसिव जो हमारे पास राइट्स आते हैं ये इन्हीं के ही अंडर आ रहे होते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सक्लूसिव राइट है वही उन चीज़ों को जो कमर्शलाइजेशन यानी कि उसको कमर्शलाइज कर सकती हैं। तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिटेल से डिस्कस किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमने कॉपीराइट को डिस्कस किया, हमने ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट्स को और इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ों को भी डिस्कस किया जिसके अंदर हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव और कुछ नॉन एक्सक्लूसिव जो है वो राइट्स की बात की। फिर हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक देखा था इंडेमनिटी का, कि इंडेमनिटी क्या होती है, उसमें क्या खसारा होता है, तो वो उसमें यूनिवर्सिटीज उसका उसकी रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है। इसी तरह हमने ग्रांट ऑफ राइट्स की बात की। इसके बाद हमने एक्सक्लूसिव राइट्स की बात की, प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको जो कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वो क्लियर हो गया होगा। मजीद अगर कोई भी आपको इससे रेलेवेंट कोई डिस्कशन करनी है तो वो डिस्कशन सेशन जो हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं इंशाल्लाह हम उसके अंदर इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा अपने तौर पे इन चीज़ों को खुद से ज़रा समझने की कोशिश करें, लेक्चर को सुनें, लेक्चर स्लाइड्स को रीड करें, तो इंशाल्लाह जो आपके मज़ीद जो कोई भी एम्बिग्विटीज़ आएंगी या कोई भी आपको इसमें कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं या जिन पॉइंट्स पे आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको ऑनलाइन सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।